हेलो फ्रेंड्स, एजी स्टॉक एडवाइस की फर्स्ट वीडियो 20 लाख करोड़ स्टिमुलस में आपका स्वागत करता हूं एंड आशा करता हूं आप और आपके सब परिवार वाले इस पैंडेमिक की स्थिति में भी ठीक से होंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो में 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टिमुलस होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है और किस किस तरह से स्टिमुलस दिया जा सकता है। और लास्ट में हम ये एवेलुएट करेंगे कि अभी तक जो दिया गया है स्टिमुलस पैकेज उसका क्या बेनिफिट है। इसमें हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि कितना पैकेज किस चीज़ के लिए दिया गया है और ना ही हम ये डिस्कस करेंगे कि उस सेक्टर के लिए इसका क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम सबको पहले ही मिल चुकी हैं। अगर नहीं मिली है तो बाकी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, चैनल्स और गूगल पे हमें ये अवेलेबल है। हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे कि जो ये स्टिमुलस दिया गया है इसके पीछे का इकोनॉमिक पहलू क्या है। हम इसको इकोनॉमिक्स के ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस की डेफिनेशन से कि आखिर ये है क्या। बुक की डेफिनेशन तो आप सब यहाँ पढ़ सकते हैं जो लिखी गई है, बट मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक आम आदमी की लैंग्वेज में समझा सकूँ। जैसे केमिस्ट्री में स्टिमुलेंट उस तत्व को कहते हैं जो किसी भी प्रक्रिया को तेज कर देता है, और यहाँ हम स्टिमुलस उस प्रक्रिया को कह रहे हैं जो उस तत्व जिसको हम स्टिमुलेंट कहा था को ऐड करे। स्टिमुलेंट अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं ताकि उनका परिणाम जिस कार्य के लिए वो दे रहे हैं जल्दी से जल्दी हम अचीव कर सकें। तो हमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ लिखा गया है, इफ द टैक्स वर abolished इट वुड एक्ट एज ए स्टिमुलस टू एक्सपोर्ट्स। तो हमें जब स्टिमुलस की हम जानना चाहते हैं तो हमें स्टिमुलस की असल में ज़रूरत पड़ी क्यों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हम पेंडेमिक की स्टेज में हैं, कोविड-19, उसके कारण हमारी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक गई। इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकने का असर ये हुआ कि बहुत सारे जो से रिसर्च हाउसेस हैं और हमारे यहाँ तक कि हमारी अपनी इंडियन गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि हमारी जीडीपी पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी जीडीपी की ग्रोथ पे इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जीडीपी की जो सी ग्रोथ है, कुछ बोल रहे हैं कि 2% रह जाएगी और कुछ तो ये भी बोल रहे हैं हो सकता है कि ये नेगेटिव में चला जाए। तो हम ये जानना की कोशिश करते हैं कि क्या जीडीपी की ग्रोथ रेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्या उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कोई स्टिमुलस की आवश्यकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो जीडीपी जैसे हम कह रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रोथ प्रोडक्शन में जो हमारी टोटल ग्रोथ होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आजकल जो हम बोलते हैं 8% जीडीपी है, 6% जीडीपी ग्रोथ है, उससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर जीडीपी की ग्रोथ हो नहीं, मतलब ज़ीरो हो जाए, फॉर अ टाइमिंग हम सोचते हैं अगर ज़ीरो हो जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम लास्ट ईयर तक प्रोड्यूस कर रहे थे, उतनी ही हमारे को इस साल की रिक्वायरमेंट है और उससे ज़्यादा हमारे को ग्रोथ उसमें चाहिए नहीं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इससे ज़्यादा हमारे को ग्रोथ चाहिए नहीं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ को ना बढ़ाने के पीछे की डिमांड नहीं है। बट इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ये होता है कि अगर इन केस जीडीपी नहीं बढ़ रही है तो इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी भी देश में जहाँ पॉपुलेशन तो हमारी जो सी है यंगस्टर्स की, जो अभी अभी पास आउट हुए हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, वो तो पास होके बाहर निकलेंगे ही। तो अगर हमारे को प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ेगी किसी चीज़ की तो हमारे को नई रोज़गार एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने नए लोग आएंगे
वो सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अगर इनकम नहीं है इसका मतलब उनके पास, और अगर इनकम नहीं है तो और डिमांड पे इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। इसके साथ साथ में एक और नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि जितने लोग अभी करंट हमने जो इंडस्ट्री चल रही थी वो सब एक फोरकास्ट करके चलते हैं कि अगले साल इतनी डिमांड बढ़ेगी हमारे प्रोडक्ट की। जो डिमांड बढ़ेगी तो उसके हिसाब से वो एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन के लिए वो लोन्स लेते हैं। तो अगर वो डिमांड इंक्रीज नहीं होगी तो उन्होंने जो वो लोन्स ले रखे हैं वो रीपे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिमांड नहीं आ रही तो वायबल नहीं है उस नई प्रोडक्शन लाइन को चलाने का। सो इससे क्या है, डिफॉल्ट की एक और स्थिति पैदा हो जाती है। सो इसलिए हमारे को जीडीपी ग्रोथ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी इकोनॉमी को बढ़ते रहने के लिए और चलते रहने के लिए। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगा तो हम उसको डिप्रेशन में कह देते हैं, स्लो हो जाने को हम रिसेशन कहते हैं। अभी की स्थिति रिसेशन टाइप है, अभी हम डिप्रेशन में नहीं है, नेगेटिव नहीं होने का सोच रहे हैं, और इसलिए हमारी जीडीपी ग्रोथ बरकरार है इसके लिए हमारे को एक स्टिमुलस पैकेज की रिक्वायरमेंट है। और हमारे यहाँ पे जो स्टिमुलस पैकेज दिया जा रहा है उसका है 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज। सो आगे जाने के से पहले मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि हम जो ये आज की स्थिति में जो स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं वो किसी वाहवाही के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार को ये नहीं कहना चाहिए कि हमने स्टिमुलस पैकेज दिया तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बल्कि हमें ये जानना ज़रूरी है स्टिमुलस इज बेसिकली जो पैकेज हम दे रहे हैं, प्रोत्साहन पैकेज जिसको हम कहते हैं, वो इसलिए दिया जा रहा है जैसे कि एक मरीज़ है, एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास आया, उसको कोई बीमारी है और डॉक्टर ने उसको एक इंजेक्शन लगा दिया, तो स्टिमुलस भी बिल्कुल वो इंजेक्शन की तरह है। अब वो इस इंजेक्शन का काम ये है कि वो जो पेशेंट आया है वो रिकवर हो जाए। अब वो रिकवर होगा नहीं होगा वो आने वाले वक्त में पता चलता है, आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन अब आप सोचो कि अगर वो डॉक्टर उसको इंजेक्शन देने के बाद सबको कहता फिर कि मैंने तो उसको इंजेक्शन दे दिया, मैंने इसको इंजेक्शन दे दिया, अब ये ठीक हो जाएगा, तो ये कोई सही बात नहीं है। तो ऐसा ही मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया है, स्टिमुलस दिया है, तो बहुत वाहवाही दे रहे हैं सरकार को, वो ज़रूरी नहीं है। वो तो उनको देना ही चाहिए था, क्योंकि अगर वो चाहते हैं हमारा देश चलता रहे, हमारी इकोनॉमी बढ़ती रहे, तो वो एक पैकेज देना बहुत ज़रूरी है। सो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज। उसमें हम आगे बढ़ते हैं कि स्टिमुलस सकता है। तो स्टिमुलस दो तरह से दिया जा सकता है, ब्रॉडली हम लोग समझते हैं फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, उसी में स्टिमुलस का भी इसी ध्यान है। दो तरह से मिलता है, मॉनेटरी स्टिमुलस और एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज। मॉनेटरी स्टिमुलस पैकेज डायरेक्ट फंडिंग होती है, जैसे कि अभी हमारे कुछ किसानों को, कुछ जो से बीपीएल लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में पैसा डाल दिया जा रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन, उसको मॉनेटरी स्टिमुलस कहते हैं। और या फिर इंडिया में तो इतना ज़्यादा प्रेवेलेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अदर रीजंस हैं मॉनेटरी स्टिमुलस के बीच में। और यूएस जैसी इकोनॉमीज तो मुझे याद है, मेरा एक फ्रेंड था 2008 में जब रिसेशन आया, तो वहाँ पे उनके अकाउंट में 2-2 हज़ार पाउंड डॉलर्स, किसी को $1500 ऐसे उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, सो दैट उससे कोई डिमांड बूस्ट हो पाए। तो एक तो ये डायरेक्ट फंडिंग जिसको हम कह रहे हैं वो उसके तौर पे हम स्टिमुलस दे सकते हैं। दूसरा, हम क्वांटिटेटिव ईजिंग करके, जैसे बहुत सारी इकोनॉमीज करते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग बेसिकली होता क्या है कि नोट छाप देना। अब इंडिया और नोट छाप सकता है नहीं छाप सकता, वो एक अलग से टॉपिक रहेगा, उसके बारे में हम फिर से बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अनदर जो सा ऑप्शन है वो है फिस्कल स्टिमुलस पैकेज। फिस्कल स्टिमुलस मतलब सरकार ऐसी कोई स्कीम्स लाए जिससे वो अपना खर्चा बढ़ा ले, बजटरी एक्सपेंडिचर जिसको हम कह सकते हैं, वो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज का हिस्सा रहता है। टैक्स रिबेट्स भी उसका एक पार्ट रहता है। तो हम मूव करते हैं आगे, देखते हैं मॉनेटरी स्टिमुलस पैकेज में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं।
रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स जो हुआ है वो हमारे आरबीआई ने किया भी है। इंक्रीजिंग लिक्विडिटी ये भी आरबीआई कर रहा है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें उसने की हैं। एल टी आर ओ 1, 2, बहुत सारी NBFCs को फंडिंग, म्यूचुअल फंड्स के लिए क्रेडिट लाइन ओपन करना, वो सारी चीज़ें हैं। और मेकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स ईजी, ये सारी तीनों चीज़ों पे आरबीआई हमारा काम कर रहा है। तो ये तो उसको वैसे भी करना था बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसको हम स्टिमुलस में इंक्लूड ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो अभी आरबीआई ने किया है। अब इसके आगे हम देखते हैं, क्योंकि मेकिंग अभी क्या है, सबसे ज़्यादा बात लोन्स के बारे में हुई है, तो अभी लोन्स जो इजीली अवेलेबिलिटी तो कर दी है, लेकिन उसको साथ में हमने ऐड भी कर लिया है लोन्स को, जो अभी बंटे नहीं हैं हमने स्टिमुलस में ऐड कर लिया है कि इतना लोन मिलेगा तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टिमुलस। दैट इज़ नॉट राइट। अब हम आगे देखते हैं, लोन्स जानना चाहते हैं। लोन्स इजीली अवेलेबिलिटी की जो हमने बात की, अभी लोनेबल फंड्स दो तरह से बना होता है। लोनेबल फंड्स में दो पार्ट्स होते हैं, नॉट एग्जैक्टली दो तरह से बना होता है। वन इज सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स एंड द सेकंड इज डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स। जैसे आप देख रहे हैं इसमें सप्लाई और डिमांड में आगे आगे तीन, एक में चार, एक में तीन पार्ट्स हैं जो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। जैसे सेविंग्स का ऑपोजिट डिससेविंग, इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट डिसइन्वेस्टमेंट, होर्डिंग का ऑपोजिट डिसहोर्डिंग, और द अदर पार्ट इज बैंक मनी विच इज़ अवेलेबल इनटू सप्लाई ऑफ लोन्स। अभी एक और चीज़ मैंने एक साथ में एक ग्राफ लगाया है जो समझने के लिए, वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये वाली लाइन है, इसका है दैट इज़ लाइक इन्वेस्टमेंट लाइन, और जिसके ऊपर एस लिखा हुआ है वो है सेविंग्स लाइन। नीचे एक्सिस जो से है, एक्स एक्सिस पे है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर आप इसको देखें तो अगर इंटरेस्ट रेट मतलब जो सा ये एक पॉइंट है, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर लोग तैयार हो रहते हैं कि अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो वो सेविंग से इन्वेस्टमेंट की ओर शिफ्ट करते हैं। तो अब जैसे हम देख रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं और सेविंग्स को कम। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर सेविंग में डालूंगा उसमें मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो पीपल टेंड टू स्पेंड दैट मनी और इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स, ताकि वहाँ से कुछ रिटर्न आ सके। और अगर सेविंग का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो लोग चाहते हैं कि उनकी पैसा जो खर्चा कर रहे थे वो उसको सेव करें और वहाँ से भी पैसा हमारे को कमा के दें। और जब हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट इसलिए कम हो जाती है क्योंकि लोन्स जो से वो महंगे हो गए हैं। तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट वे में मूव करते हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। होर्डिंग और डिसहोर्डिंग, लोग पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको हमारा जो सा है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो लोग होल्ड करते हैं कि कहीं और यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा होने पे उसको इन्वेस्ट करते हैं। और इसका ऑपोजिट हम डिमांड्स की तौर पे देखते हैं। इस सब में सारों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे अलग है दैट इज़ बैंक मनी। बैंक मनी के लिए ये सप्लाई ऑफ लोन्स लोनेबल फंड्स में आ रहे हैं। बैंक मनी के लिए आरबीआई ने बहुत सारी स्कीम्स इशू की हैं सो दैट लोन के लिए पैसा यहाँ पे आ सके। आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है बिकॉज बाकी सारी चीज़ों को हम आगे समझेंगे कि बाकी सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ज़्यादा मिल नहीं पा रहा है हमारी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। अभी बैंक मनी में हमने सारा इंटरेस्ट कम कर दिया, आरबीआई का फोकस बढ़ा दिया है। आरबीआई ने बैंक्स को कहना शुरू कर दिया कि आप लोन्स इजीली दो, बांटो। लेकिन आज की डेट में सब कुछ कहने के बावजूद भी बैंक्स अभी लोन आगे बांट नहीं रहे हैं जिस हिसाब से उन्हें बांटना चाहिए। तो हम आगे मूव करते हैं। अभी हमने इसमें देखा जैसे सेविंग्स हैं, आइडियल सिनेरियो में रेट ऑफ इंटरेस्ट ही डिफाइन करता है कि हमारे को पैसा हम लोग सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अभी हमने बात किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ज़्यादा होगा तो लोग सेव करना पसंद करते हैं। दिस इज़ फॉर द आइडियल सिनेरियो। जबकि असल में ऐसा नहीं है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें और भी प्ले करती हैं, उसके बारे में हम बाद में अगली प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। अभी
थैंक्स। बाकी स्टिमुलस पैकेज को जानने के लिए हमारा सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। थैंक यू।